हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से एक बेहद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है सशर्त अंतरण यानी कंडीशनल ट्रांसफ़र। कंडीशनल ट्रांसफ़र के बारे में सेक्शन 25 से लेके 34 तक के जो प्रोविज़न्स हैं वो सभी प्रोविज़न्स सभी सेक्शंस हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के नोट्स चाहिए बिल्कुल हिंदी में और सिंपल लैंग्वेज में, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में आप इस एक्ट के नोट्स ले सकते हैं। कंडीशनल ट्रांसफ़र यानी सशर्त अंतरण। सबसे पहले सेक्शन 25 को डिस्कस करेंगे जो हमें सशर्त अंतरण के बारे में बताता है और ये बताता है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र अगर इनमें से किसी भी कंडीशंस के अंदर किया जाता है तो वो फेल हो जाएगा। सबसे पहले सेक्शन 25 में जो भी कंडीशंस दी गई है उनको एक एक करके देखेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले ये समझो कि कंडीशनल ट्रांसफ़र होता क्या है। ये सेक्शन क्योंकि आपका कंडीशनल ट्रांसफ़र यानी सशर्त अंतरण की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है कि जब भी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते समय कोई कंडीशन लगा देते हो तो वो फेल हो जाएगा। ठीक, आप इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं लगा सकते जो इस सेक्शन में दी गई हैं, तो उसे ही कहते हैं कंडीशनल ट्रांसफ़र। अच्छा, कंडीशनल ट्रांसफ़र में कहीं कहीं पर शर्त ये होती है कि आपको कंडीशन पूरी करनी है, तब आपके पास पूरा का पूरा ट्रांसफ़र जाएगा उस प्रॉपर्टी का। कंडीशन पहले भी पूरी करनी हो सकती है और बाद में भी कोई भी शर्त इस तरीके की लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं पहले हम ये देख सकते हैं। सबसे पहली शर्त ये बताई गई है इसमें कि जब अगर आपने किसी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते समय आपने उस पर्सन पर कोई ऐसी कंडीशन लगा दी जिसका पूरा करना इम्पॉसिबल है, मतलब जिस पर आपने शर्त लगाई ना कंडीशन, वो उसको पूरा ही नहीं कर सकता, उसके लिए उसको पूरा करना इम्पॉसिबल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बी को ए ने एक खेत जो है वो लीज़ पर दिया। लीज़ का मतलब है ट्रांसफ़र करके, उसने पट्टे के माध्यम से उसको ट्रांसफ़र किया, मतलब अपना खेत उसको ट्रांसफ़र किया, वो भी किस तरीके से, पट्टे के माध्यम से, लीज़ के माध्यम से। लेकिन उस पर ये शर्त भी लगा दी कि मैं तुम्हें अपना खेत जो है, मैं तुम्हें अपना जो भी लैंड वगैरह जो भी ज़मीन मैं तुम्हें दे रहा हूँ ट्रांसफ़र करके, उसके साथ ही तुम्हें 1 घंटे में 100 मील तक पैदल चलना है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन लगाई गई है कि 1 घंटे में 100 मील पैदल चलना है, तो ये जो लीज़ होगा, ये जो उसने किया है अपने खेत का बी को, तो यहाँ पर क्या हुआ, वो बिल्कुल वैलिड नहीं होगा, बिल्कुल शून्य होगा, पट्टा बिल्कुल शून्य हो जाएगा। क्योंकि जो शर्त लगाई गई है, जो कंडीशन लगाई गई है 1 घंटे में 100 मील पैदल चलने की, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उस कंडीशन को पूरा कैसे किया जा सकता है, तो इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती है। ठीक, सेकंड है विधि द्वारा निषिद्ध। अब अगर किसी ने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तो की, लेकिन वो ट्रांसफ़र ऐसा है कि उसे लॉ में मना किया गया है, लॉ के द्वारा वो निषिद्ध है, तो इस तरीके का अगर कोई शर्त लगाएगा जो लॉ के द्वारा निषिद्ध है तो वो भी यहाँ पर शून्य होगा। ठीक, इस तरीके से नेक्स्ट है विधि के उपबंधों को विफल करने वाला। तीसरी, अगर किसी ने आप पर कोई ऐसी शर्त लगा दी जो विधि के उपबंधों को विफल करता हो, तो ये भी आपका, ये शर्त भी अगर कोई इस तरीके की शर्त लगाकर ट्रांसफ़र करेगा तो वो भी बिल्कुल गलत मानी जाएगी। नेक्स्ट है कपटपूर्ण, है ना, कपटपूर्ण, किसी के साथ फ्रॉड करने के लिए आपने किसी को कोई ट्रांसफ़र किया, तो अगर वो कपटपूर्ण है वो ट्रांसफ़र, तो वो भी यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, इसको भी मना किया गया है। इसके अलावा दूसरे की बॉडी या उसकी प्रॉपर्टी को अगर कोई नुकसान होने वाला है, दूसरे को नुकसान पहुँचाना है या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना है, इस तरीके की कोई कंडीशन लगा के आपने ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पर भी अगर इस तरीके की कंडीशन लगा के ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो भी गलत है। जैसे इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, बट बी से ये कहा कि पहले तुम्हें सी का मर्डर करना है, सी का मर्डर करना है। ठीक, तो ये क्या चीज़ हो गई, एक तो ये लॉ में भी मना किया गया है ना, क्राइम है एक तरीके का किसी का मर्डर करना, तो लॉ में तो ये मना है। साथ ही इससे दूसरे व्यक्ति यानी कि जो सी है उसकी बॉडी को भी हार्म हो रहा है, उसके शरीर को क्षति हो रही है। तो यहाँ पे अगर ए ऐसी कोई कंडीशन लगा के बी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा तो वो ट्रांसफ़र बिल्कुल कैसा होगा,
बिल्कुल वॉइड होगा, शून्य होगा। इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। नेक्स्ट है जिसे कोर्ट अनैतिक या लोक नीति के खिलाफ मानता हो। तो आपने अगर ऐसी कोई कंडीशन लगा दी ट्रांसफ़र के साथ कि वो बिल्कुल अनैतिक है, इमोरल है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, लोक नीति के खिलाफ है, तो वो भी सारी शर्तें जो है यहाँ पर इसी के अंदर आएगी। और सेक्शन 5 इन सब चीज़ों को मना करता है कि इस तरीके का आप अगर कोई कंडीशन लगा के किसी को कोई ट्रांसफ़र करते हो तो वो बिल्कुल गलत माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये सेक्शन पढ़ने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 23 है वो ध्यान में आ रहा है, जो हमें ये बताता है कि कौन कौन सी कंडीशन है। उन कंडीशन में आपका कोई भी कंसिडरेशन या कोई भी उद्देश्य, मतलब जो लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन की बात करता है ना, हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी ये सारे पॉइंट पढ़े थे। तो जब हम सेक्शन 23 पढ़ते हैं तो उसमें भी इसी तरीके की ये सारी बातें उसमें बताई गई हैं कि कब आपका ऑब्जेक्ट और कब आपका कंसिडरेशन जो है आपका अनलॉफुल हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो सेक्शन है ये थोड़ा थोड़ा आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मिलता है। तो यहाँ पर इस सेक्शन को आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बाकी ये जो सेक्शन है ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। तो कंडीशन की बात करता है और सेक्शन 25 में यही सारी जो कंडीशंस आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर, ये सारी कंडीशंस इस सेक्शन में दी गई हैं। अब आता है सेक्शन 26। सेक्शन 25 हम अच्छे से समझ चुके हैं कि जो भी कंडीशन सेक्शन 25 में दी गई है वो किसी ट्रांसफ़र पर नहीं लगाई जाएगी। अगर लगाई गई है तो बिल्कुल ट्रांसफ़र कैसा होगा, वॉइड होगा। लेकिन सेक्शन 26 बात करता है ऐसी शर्त की जो सेक्शन 25 में बताई गई है उनमें से कोई नहीं है, लेकिन एक वैध शर्त है ना, एक लीगल कंडीशन है जिसको अगर लगा दिया गया तो उसको गलत नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है सेक्शन 26 में कि पूर्वभाव्य शर्त की पूर्ति, यानी कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है और उस ट्रांसफ़र करने के बाद उसमें जो भी आपको हित मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, वो तब प्राप्त होगा जब आप पहले उस शर्त को पूरा करोगे। अब इसमें जो शर्त बताई गई है वो पहले पूरी करनी है। अब देखो, इसको समझने से पहले ये समझो कि कंडीशन भी तो दो तरह की होती है। एक तो वो हो गई कि आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई और ट्रांसफ़र की गई, लेकिन आपको उसमें हित जो है, उसमें जो आपको इंटरेस्ट है वो तब मिलेगा जब आप पहले वो शर्त पूरी करोगे। तो सेक्शन 26 तो इस बारे में बात करता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो बात करती हैं कि पहले आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा लेकिन आपको शर्त जो है वो बाद में पूरी करनी है। तो इस बारे में बात करता है सेक्शन 29, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 26 ऐसी शर्त की बात कर रहा है जिसको आपको पहले पूरा करना है, तब आपको उस ट्रांसफ़र में कोई हित मिलेगा या कोई इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर सेक्शन 26 की मैं बात करूं तो ये कहता है कि जहां प्रॉपर्टी में कोई अंतरण, ऐसी शर्त लगा दी गई है उस ट्रांसफ़र पे कि उस प्रॉपर्टी में कोई भी हित किसी व्यक्ति को जिसको आपने ट्रांसफ़र किया है, ये मतलब तब मिलेगा जब आप वो शर्त पूरी कर दो। तो वहाँ पर अगर उस शर्त का पालन कर दिया गया है तो ये माना जाएगा कि उस शर्त की पूर्ति भी कर दी गई है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, ए है, उसने 5,000 रुपये, ए ने 5,000 रुपये जो है वो बी को दिए, बी को 5,000 रुपये दिए, इस कंडीशन के साथ दिए कि वो जो है सी, डी और ई, यानी ये 3 लोग हैं, इनकी कंसेंट से, इनकी सहमति से ही जो बी है वो शादी करेगा। अब यहाँ पे जो ई है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक, ई की तो डेथ हो गई, बचा कौन, सी और डी। तो यहाँ पे बी क्या करता है, सी और डी की कंसेंट लेकर, उन दोनों की सहमति लेके शादी कर लेता है। तो यहाँ ये समझा जाएगा कि बी ने शर्त पूरी कर दी है। तो यहाँ पर मतलब एक तरीके से जब एक की डेथ हो गई तो बचे तो 2 ही, अब जो 2 बचे उनकी उसने कंसेंट ले ली, तो इसका मतलब उसने पालन कर लिया है इस शर्त का। और इस तरीके से अब ए जो है वो 5,000 रुपये बी को देगा। तो पहले शर्त पूरी करनी थी बी को, तब उसे शादी करनी थी। शर्त क्या थी कि पहले उन दोनों की, मतलब उन तीनों की कंसेंट उसे लेनी थी, लेकिन 3 में से एक की डेथ हो गई, 2 बचे, तो उसने 2 की कंसेंट लेके शादी कर ली। तो माना जाएगा कि वो जो 5,000 रुपये का ट्रांसफ़र ए ने बी को किया है वो बिल्कुल वैलिड है और जो कंडीशन थी वो भी बी ने पूरी कर दी है। इसके बाद आता है सेक्शन 27, यानी कि धारा 27। ये कहती है किसी व्यक्ति को आप सशर्त अंतरण कर रहे हो, मतलब एक शर्त लगाकर, कंडीशन लगाकर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि अगर पहले वाला जो इंटरेस्ट है वो फेल हो गया तो उसी ट्रांजैक्शन से
जो आपने पहला ट्रांसफ़र किया था ना, उसी से कोई दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी चली जाएगी। अब कहने का मतलब क्या है, पहले इस सेक्शन को पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जहाँ प्रॉपर्टी में कोई हित यानी कि कोई ट्रांसफ़र किसी व्यक्ति के पक्ष में किया जाता है और उसी ट्रांसफ़र में ये तय किया जाता है, ये निर्धारित किया जाता है कि पहले वाले व्ययन के फेल होने पर, उसके विफल होने पर किसी दूसरे के पक्ष में बाद वाला इफेक्ट में आ जाएगा या वो प्रभावी हो जाएगा, लेकिन वहाँ जो विफलता है वो ट्रांसफरर यानी अंतरणकर्ता के द्वारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पक्षकारों का आशय ये है कि पहले वाला किसी विशेष कारण से या विशेष प्रकार से फेल हो जाता है, तो बाद वाला जो आपका ट्रांसफ़र है या जो बाद वाला व्ययन है वो प्रभावी होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप मान लो ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, बट इस शर्त पर की कि अगर बी ने शर्त पूरी नहीं की तो प्रॉपर्टी चली जाएगी सी को। यानी कि जब हमारा पहले वाला प्रायर इंटरेस्ट अगर फेल हो गया ना, तो प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति को चली जाएगी। ऐसी शर्त लगाकर अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो उस बारे में ही बताती है हमें धारा 27। ठीक। और सबसे ज़रूरी बात इस सेक्शन के बारे में ये है कि ये जो आपका सेक्शन है ये डॉक्ट्रीन ऑफ एक्सीलरेशन पर बेस है। इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरित का सिद्धांत। कई बार एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टीपीए का वो कौन सा सेक्शन है जो त्वरित के सिद्धांत पर बेस है, तो आपको आंसर लिखना है सेक्शन 27। तो धारा 27 एक्सीलरेशन पर बेस है। वो इसलिए जिस तरीके से गाड़ी में एक्सीलरेटर होता है एक से जगह दूसरी जगह पर, एक से दूसरे स्थान पर, इसी तरीके से ये सेक्शन भी हमें यही बताता है कि अगर बी को हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, मान लो ए ने, और बी हो जाता है फेल, बी के संबंध में जो आपने ट्रांसफ़र किया था वो फेल हो गया, तो वो ट्रांसफ़र आगे बढ़ जाएगा, मतलब सी के पास एक्सेलरेट हो जाएगा। तो यही बताया गया है, इसीलिए हम इस सेक्शन को डॉक्ट्रीन ऑफ एक्सेलरेशन पर आधारित मानते हैं। ठीक। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि एक और एग्जांपल देके मैं आपको समझा दूं कि ए ने बी पर ये शर्त लगाई कि अगर तुमने 3 महीने में अपनी प्रॉपर्टी मुझे पट्टे पर नहीं दी, ठीक, मुझे पट्टे पे नहीं दी, मुझे लीज पर नहीं दी, तो मैं ये 500 रुपये सी को दे दूंगा। अब मान लो जो बी है वो ऐसा नहीं करता, वो शर्त ही नहीं पूरी करता, वो 3 महीने में अपनी प्रॉपर्टी देता ही नहीं है को पट्टे पर, तो 500 रुपये किसके पास चले जाएंगे? सी के पास चले जाएंगे, क्योंकि पहले वाला जो था वो फेल हो गया, बी को जो हमें देने थे 500 रुपये वो फेल हो गए, तो इसीलिए तो अगर पहले वाला फेल हो गया तो प्रॉपर्टी जो है वो आगे चली जाएगी, और यही कहता है सेक्शन 27। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको, ये जो सेक्शंस थे ये क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28 ये कहता है कि जब प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी हित किसी व्यक्ति के लिए हो और उसको इस शर्त के साथ दिया जाता है कि किसी विशिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर या उस अनिश्चित घटना के घटित ना होने पर किसी अन्य व्यक्ति को वो दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर ऐसा डिस्पोजिशन, ऐसा व्ययन सेक्शन 10, 12 और ये जितने भी सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं इसमें दिए गए नियमों के अधीन होगा। तो सेक्शन 28 को हम सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो ये कह रहा है कि जो बाद वाला ट्रांसफ़र है वो किसी घटना के घटित होने या ना होने की शर्त पर बेस होता है, और वो जो इवेंट होता है जिस पर आपका वो ट्रांसफ़र बेस है वो एक अनसर्टेन इवेंट यानी अनिश्चित घटना होती है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ए ने बी को उसकी पूरी लाइफ के लिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया। लाइफ का मतलब जब तक बी जीवित रहेगा तब तक उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा, उसका यूज़ करेगा, लेकिन वो उसका ट्रांसफ़र किसी और को नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं लाइफ इंटरेस्ट या जीवन हित। तो लाइफ के लिए ए ने बी को प्रॉपर्टी दी और ये कहा कि अगर बी को 1 साल के अंदर जॉब मिली तो प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी, अगर नहीं मिली तो सी के पास चली जाएगी। तो यहाँ पर सारी की सारी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो बी पर हैं। बी को जॉब मिलनी चाहिए 1 साल के अंदर, तभी प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी, नहीं तो वो सी के पास चली जाएगी। तो यहाँ पर 2 सिचुएशंस दी गई हैं सी बी के सामने। ठीक, अगर यहाँ पे 1 साल के अंदर बी को जॉब मिल जाती है तो प्रॉपर्टी बी के पास रहेगी, और अगर नहीं मिलती है तो वो सी के पास चली जाएगी। तो सारा का सारा जो आपका जो मतलब एक तरीके से ऑब्लिगेशन है वो बी के ऊपर है। और यहाँ पर अगर मान लो पहले वाला यानी कि जो प्रायर डिस्पोजिशन है, जो बी को प्रॉपर्टी दी गई है, वो अगर
किसी भी एक्ट के घटित होने या ना होने पर आधारित है तो बाद वाला ट्रांसफ़र इफेक्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो जॉब वाला ट्रांसफ़र किया गया है कि भाई बी को जॉब मिलनी चाहिए तभी प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी, तो ये जो ट्रांसफ़र किया गया है ये एक घटना पर बेस है ना। जॉब मिल भी सकती है 1 साल के अंदर और नहीं भी मिल सकती। तो ये कैसी घटना है, एक अनसर्टेन इवेंट है। तो यहाँ पर इसी इवेंट की बात की गई है कि एक ऐसी घटना पे आपका ट्रांसफ़र बेस है, किसी व्यक्ति को जिसको आपने ट्रांसफ़र किया है उसमें उसका हित तब तक के लिए है जब तक वो घटना या तो घट जाती है या नहीं घटती है। तो जॉब मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, है ना। तो यहाँ पे सेक्शन 28 अप्लाई होगा ऐसी सिचुएशन में, और इस एग्जाम्पल में ये बी पर है और दोनों ही कंडीशंस उस पर आधारित हैं कि अगर उसे जॉब मिली तो प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी, नहीं मिली तो सी को चली जाएगी। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 29, जो ये कहता है कि सेक्शन 28 में जो भी डिस्पोजिशन किया गया है, जो बाद वाला डिस्पोजिशन है, वो तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक कि शर्त पूरी नहीं हो जाती। अब जब मैंने आपको 26 बताया था तो मैंने ये भी बताया था कि कंडीशंस 2 तरह की होती हैं। एक तो वो जो आपको ट्रांसफ़र से पहले पूरी करनी होती है और एक वो जो आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के बाद उस कंडीशन को पूरा करना होता है। सेक्शन 26 पूर्वभाव्य शर्त की पूर्ति की बात कर रहा है और सेक्शन 29 बात कर रहा है उत्तरभाव्य शर्त की पूर्ति, यानी यहाँ पर भी कंडीशन को पूरा करना है। तो यहाँ पर सेक्शन 28 की बात हो रही है। सेक्शन 28 में हमने समझा था कि बी को जो प्रॉपर्टी दी जा रही है वो इसलिए दी जा रही है कि पहले जो सी है, मतलब जिसको प्रॉपर्टी जानी थी, बी को 1 साल के अंदर अगर जॉब नहीं मिली तो प्रॉपर्टी किसको जानी थी, सी को जानी थी। अब यहाँ पर इस सेक्शन के हिसाब से अगर हम देखें, सेक्शन 29 के हिसाब से, कि पहले बी को जॉब नहीं मिलनी चाहिए, ठीक, तभी तो बाद वाला इफेक्ट में आएगा, तभी तो प्रॉपर्टी सी को जाएगी। अगर बी को जॉब मिल गई तो प्रॉपर्टी सी के पास क्यों जाएगी, फिर तो बी के पास ही बनी रहेगी। तो सेक्शन 28 यही कह रहा है कि जैसे हमने इस एग्जाम्पल में समझा था सेक्शन 28 को, और सेक्शन 29 ये कह रहा है कि बाद वाला इफेक्ट में तब तक नहीं आएगा जब तक कि शर्त पूरी नहीं हो जाती, ठीक। तो यहाँ पे शर्त पूरी होने का मतलब क्या है कि बी को 1 साल के अंदर जॉब नहीं मिलनी चाहिए, तभी सी के बाद प्रॉपर्टी जाएगी, ठीक, सी को चली जाएगी वो प्रॉपर्टी अगर बी को जॉब नहीं मिली। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 30। ये क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 30 ये कह रहा है कि अगर पहले वाला जो आपका डिस्पोजिशन था, जो पहले वाला व्ययन है, वो बाद वाले डिस्पोजिशन अगर इनवैलिड है तो उसके होने से भी वो प्रभावित नहीं होगा। पहले वाला डिस्पोजिशन है वो फिर भी बना रहेगा। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझो। मान लो ए है, ए के पास एक लैंड है, एक ज़मीन है, उसने बी को ट्रांसफ़र किया और बी से ये कहा कि पहले तुम अपने हस्बैंड को त्याग दो, मतलब उसको छोड़ दो, तो तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, तुम्हारा जो हित है वो लैंड में आ जाएगा। तो ए ने जो कंडीशन लगाई है बी पर कि हस्बैंड का त्याग करना है तुम्हें, तब तुम्हें वो लैंड मिलेगा, ये कंडीशन बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो ये पहले वाला पूर्विक व्ययन क्या हुआ, बी को लैंड देने का, तो ये तो बिल्कुल सही है, वैलिड है। ए ने बी को लैंड ट्रांसफ़र किया, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ये इनवैलिड नहीं है, अवैध नहीं है। लेकिन हस्बैंड का त्याग करने के लिए उस पर कंडीशन लगा दी, ये इनवैलिड है, ये वैलिड नहीं है। तो अगर बाद वाला डिस्पोजिशन इनवैलिड है तो उससे पहले वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ए ने जो बी को लैंड ट्रांसफ़र किया है, बी का जो हित है उस लैंड में, उस ज़मीन में वैसे ही बना रहेगा, और ऐसा माना जाएगा कि ए ने बी पर कोई कंडीशन लगाई ही नहीं थी। यही कह रहा है सेक्शन नंबर 30। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 31। अब देखो सेक्शन नंबर 31 ये कहता है कि यहाँ पे भी देखो कंडीशन ही की बात हो रही है, जो हमने ट्रांसफ़र पर कंडीशन लगाई है वो सीज़ हो जाएगी, ठीक, इसकी बात कर रहा है कि ट्रांसफ़र पे जो हमने कंडीशन लगाई है वो सीज़ हो जाएगी अगर कोई घटना घटित हो जाती है या अगर कोई घटना नहीं घटित होती है। लेकिन वो जो घटना है, वो जो इवेंट है, वो अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता पर आधारित है, ठीक। अब यहाँ पे इसको समझो एक एग्जाम्पल से। ए है, ए उसने बी को एक लैंड ट्रांसफ़र किया उसके जीवन हित के लिए, मतलब वो उसको लाइफ इंटरेस्ट किया कि जब तक वो जीवित रहेगा वो ज़मीन, वो लैंड बी के पास रहेगी, और इस कंडीशन के साथ दिया कि अगर बी ने जंगल काट दिया, मतलब उसके आसपास जंगल है, अगर उसने जंगल काट दिया तो उसको जो ट्रांसफ़र किया गया है ना वो एंड हो जाएगा, मतलब उसको वो लैंड नहीं जाएगा अगर उसने जंगल काट दिया तो बी क्या करता है, यहाँ पे उस जंगल को, उस फॉरेस्ट को, आसपास में जो भी जंगल वगैरह था उसको काट देता है, तो उसका जो उस लैंड में अपना हित है वो मतलब खो देता है,
ठीक, क्योंकि इस एग्जाम्पल में शर्त क्या थी, जंगल के ना काटने के लिए थी, और क्योंकि बी ने जंगल काट दिया है इसलिए उसने अपना इंटरेस्ट भी खो दिया है। तो यहाँ पे कंडीशन कैसी थी, अनसर्टेन इवेंट पर बेस्ड थी। बी जंगल काट भी सकता था और नहीं भी काट सकता था। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 32। इसके लिए ये बताया गया है कि ऐसी शर्तें विधि मान्य हो जिससे हित के अस्तित्व का अंत हो जाएगा, अगर ज़रूरी है कि वो घटना जिससे वो संबंधित है ऐसी हो जो हित के सर्जन की शर्त विधिक हो सकती है। तो ये भी सेक्शन 31 की से ही कनेक्ट हमें करना है, जो ये कहता है कि अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पर कोई कंडीशन लगाते हो तो वो कंडीशन आपकी वैलिड होनी चाहिए। ठीक, अगर आपने किसी ट्रांसफ़र पर कोई कंडीशन लगाई है, कोई शर्त लगाई है, तो आप इनवैलिड कंडीशन नहीं लगा सकते, आप सिर्फ उस पर वैलिड कंडीशन ही लगाओगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ए ने बी को अपना एक खेत, मतलब उसके पास एक खेत है, उसको ट्रांसफ़र किया और इस कंडीशन के साथ किया कि अगर वो 1 साल के अंदर, कितना, 1 साल के अंदर सी के मकान में आग नहीं लगा देता तो उसका जो हित है, उसका जो इंटरेस्ट है उस खेत में, उस फार्म में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बाद वाली जो कंडीशन है ना कि सी के उसमें मकान में आग लगानी है बी को, ये बिल्कुल इनवैलिड है, ये अवैध है। इसलिए बी का जो हित है, बी का जो इंटरेस्ट है उस खेत में, जो ए ने उसको ट्रांसफ़र किया है, वो इफेक्ट नहीं होगा, उस पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बी के पास ही बना रहेगा। तो अगर ट्रांसफ़र पे कोई कंडीशन लगानी है तो वो वैलिड कंडीशन होनी चाहिए, इनवैलिड नहीं होनी चाहिए। अगर इनवैलिड कंडीशन लगा दी तो जिसको आपने ट्रांसफ़र किया है वो इनवैलिड कंडीशन लगाने के लिए वो शर्त वॉइड होगी, लेकिन ट्रांसफ़र जो है वो वैलिड होगा। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 33, जो ये कह रहा है कि जहां आप प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र तो कर रहे हो, लेकिन इस शर्त पर कर रहे हो कि कोई एक्ट किया जाए। एक्ट मतलब कोई भी आपको कार्य करना है, लेकिन उस एक्ट को करने का टाइम ही नहीं बताया कि उसको कब करना है। तो कंडीशन जो एक्ट को करने के लिए लगाई गई थी वो तब भंग मानी जाएगी जब वो एक्ट या वो कार्य हमेशा के लिए या किसी अनसर्टेन टाइम तक के लिए, मतलब अनिश्चित समय पीरियड के लिए उसको इम्पॉसिबल कर दिया हो। तो जहाँ किसी संपत्ति में कोई ट्रांसफ़र किया जा रहा है और उसमें कोई हित है, कोई इंटरेस्ट है, वो इस शर्त के साथ दिया जाता है कि उसे लेने वाला व्यक्ति कोई कार्य करेगा, लेकिन उस काम को करने के लिए कोई समय ही नहीं बताया, कोई समय विनिर्दिष्ट ना हो, तब ऐसी शर्त भंग हो जाती है। वो जो कंडीशन लगाई गई थी वो ब्रीच हो जाएगी जब उस काम को करना हमेशा के लिए या निश्चित अवधि के लिए इम्पॉसिबल बना दिया गया हो। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ए ने बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की और इस कंडीशन के साथ की कि वो अगर सी से शादी नहीं करेगा बी, तो फिर प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, डी के पास चली जाएगी। तो ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की बी को इस कंडीशन के साथ कि उसे सी से शादी करनी है, नहीं करेगा तो प्रॉपर्टी चली जाएगी डी को। अब यहाँ पे जो बी है, ध्यान से सुनना, जो बी है वो संन्यास ग्रहण कर लेता है। संन्यास ग्रहण करके वो सन्यासी बन जाता है, मतलब एक तरीके से वो संसार जो है वो त्याग देता है। तो यहाँ पे बी क्या हो गया, प्रॉपर्टी लेने के अयोग्य हो गया, क्योंकि उसने संन्यास ग्रहण कर लिया है। और प्रॉपर्टी अब किसको चली जाएगी, क्योंकि बी के पास तो प्रॉपर्टी जा नहीं सकती। शर्त क्या थी कि बी ने अगर शादी नहीं की सी से तो प्रॉपर्टी डी को चली जाएगी। तो अब बी क्योंकि संन्यास ग्रहण कर चुका है, वो सी से शादी तो कर नहीं सकता, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे डी को चली जाएगी, क्योंकि बी ने संन्यास ग्रहण करके सी के साथ शादी करना इम्पॉसिबल कर दिया है। तो यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी की बात हुई है। बी ने एक ऐसा एक्ट कर दिया है संन्यास ग्रहण करके जिससे अब उसका सी के साथ शादी करना इम्पॉसिबल हो गया है। तो वो जो शर्त, वो जो कंडीशन लगाई थी वो ब्रीच हो गई, उसको भंग कर दिया गया और वो चली जाएगी प्रॉपर्टी डी पर। तो ये कहना चाह रहा है सेक्शन नंबर 33। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 34। सेक्शन नंबर 34 वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में ये सेक्शन ये कह रहा है कि अगर प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र की जा रही है, वो भी शर्त के साथ कि आपको कोई एक्ट करना है, लेकिन उस एक्ट को करने का 33 में तो टाइम नहीं दिया जाता, लेकिन 34 में आपके पास टाइम भी दिया जाता है। आपको टाइम बताया जाता है कि आपको ये एक्ट इस टाइम के अंदर करना है, लेकिन उस टाइम के अंदर आपको वो एक्ट करने से रोक दिया जाता है। सेक्शन 34 में कोई आपको रोक रहा है वो काम करने से, तो उसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपको तो रोक दिया गया है ना। और
आपको अब जिस टाइम के अंदर वो एक्ट करना था उस टाइम के अंदर आपको वो एक्ट करने से रोक दिया गया। तो सेक्शन 34 ये कहता है कि आपको और टाइम मिलना चाहिए उस कंडीशन को पूरा करने के लिए। यही सारी बात बताता है सेक्शन नंबर 34। लेकिन सेक्शन 34 आपके साथ साथ ये भी बताता है कि आपको रोक दिया गया उस टाइम पीरियड के अंदर कोई एक्ट करने से, लेकिन कैसे रोका गया आपको? फ्रॉड करके। कैसे? कपट करके आपके साथ फ्रॉड कमिट किया और फ्रॉड करके आपको उस टाइम पीरियड के अंदर वो एक्ट करने से रोक दिया गया है। अब इसका एक एग्जांपल लेंगे। मान लो ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, ठीक, किस कंडीशन के साथ? कि अगर 3 साल में वो इंग्लैंड नहीं जाता तो प्रॉपर्टी चली जाएगी सी को। ठीक, किसको चली जाएगी? सी को चली जाएगी। अब जो सी है जिसको प्रॉपर्टी जानी है, कब? जब बी इंग्लैंड नहीं गया 3 साल के अंदर। तो सी क्या है? सी तो इस इंतज़ार में है कि जल्दी से मुझे प्रॉपर्टी मिले, बी किसी भी तरीके से इंग्लैंड ना जा पाए। तो यहाँ पे सी क्या करता है? बी के साथ फ्रॉड करता है, उसके साथ कपट करता है और उसे इंग्लैंड जाने से रोकने के लिए जो उसका वीज़ा है जिससे वो इंग्लैंड जाता, बी उसके वीज़ा को छुपा देता है। तो सी को क्योंकि यहाँ पे बी के इंग्लैंड ना जाने से फ़ायदा होता, उसने बी के साथ फ्रॉड करके उसको इंग्लैंड जाने से रोक लिया है ताकि प्रॉपर्टी उसको मिल जाए। किसको मिलेगी? सी को मिलेगी। तो यहाँ पर बी को और टाइम दिया जाएगा क्योंकि इसमें बी की तो कोई गलती नहीं है और फ्रॉड भी उसी के साथ हुआ है। किसने किया है? सी ने किया है, क्योंकि उसे फ़ायदा होने वाला था उस प्रॉपर्टी से और सी ने उसको रोक दिया इंग्लैंड जाने से। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बी को जो है वहाँ पे टाइम मिलेगा। ठीक, लेकिन अगर मान लो कोई टाइम ही नहीं दिया गया, सेक्शन 34 ये कह रहा है कि टाइम दिया गया आपको पूरा करने के लिए, लेकिन अगर मान लो कोई टाइम ही नहीं दिया गया कि कब तक इंग्लैंड जाना है, यहाँ पे तो चलो मैंने बताया कि 3 साल का टाइम दिया था, लेकिन अगर कोई टाइम ही नहीं दिया गया तो फिर अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए या मान लो यहाँ पे बी के साथ फ्रॉड हो जाता तो फिर क्या होगा? तो माना जाएगा कि कंडीशन फुलफिल हो गई है क्योंकि हमने टाइम ही नहीं दिया है, मतलब बी जो है वो इंग्लैंड चला गया है क्योंकि कोई टाइम नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर सेक्शन 34 इसी चीज़ की बात कर रहा है कि यहाँ पर टाइम दिया गया है और 33 में जो है उस चीज़ का टाइम नहीं दिया जाता है। तो यहाँ तक के जो सेक्शंस थे हमारे 25 से लेके 34 तक जो कंडीशंस की बात कर रहे थे, और शुरू में ही हमने समझा था कि कंडीशनल ट्रांसफ़र क्या होता है, वो सब हमने आज की वीडियो में अच्छे से समझा है। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।